हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट का। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने कल के वीडियो में बाबू बात किया था पॉलिटिकल साइंस का घटना चक्र का पहला वीडियो, और उसमें देखा था टोटल हम 7 से 8 क्वेश्चन, और उसमें बात किए थे 7 से 8 क्वेश्चन में घटना चक्र का जो पहला चैप्टर था उस चैप्टर से बात किए थे। और लेकिन आज हम बाबू जिस टॉपिक की बात करें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम उस टॉपिक की बात करेंगे। और ये जो सेट है, ये सेट पटना के बहुत बेहतरीन टीचर, हमारे बिहार के बहुत बेहतरीन टीचर रोशन आनंद के द्वारा दिया गया सेट है, जो हम भी बनाते हैं इसको, और हम सोचे इसको आपको भी पढ़ा दिया जाए ताकि आपको भी फायदा हो जाए, मेरा भी फायदा हो जाए। चलिए इसमें बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रेस व दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, प्रेस व दीर्घा समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है संविधान सभा में, तो ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान को बनाने वाली जो संस्था थी उसका नाम था संविधान सभा। संविधान सभा में 8 बड़ी और 13 छोटी समितियां थी। इन 8 बड़ी समितियों में 3 बड़ी समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीम नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जैसे संघ संविधान समिति, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष क्या बोले अभी हम, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और संघ शक्ति समिति के भी जो अध्यक्ष थे वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्या बोले हम, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ एग्जाम में। राज्यों से समझौता करने वाली समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इन तीनों के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन यहाँ आपका बाबू क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेस व दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो दोस्तों, प्रेस व दीर्घा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे उषा नाथ सेन। कौन थे? उषा नाथ सेन थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कर रहा है शिवाजी द्वारा विजित किलों एवं प्रदेश क्षेत्रों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ध्यान दीजिएगा, शिवाजी जो औरंगजेब के समकालीन थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि शिवाजी किस मुगल सम्राट के समकालीन थे दोस्तों। तो दोस्तों, शिवाजी औरंगजेब के समकालीन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और शिवाजी के द्वारा अपना किया गया जो पहला अभियान था वो 1643 में किया गया। इनका पहला अभियान सिंहगढ़ के किला का अधीन था, तो पहला ये हो जाएगा। उसके बाद इनके द्वारा इनका जो अंतिम अभियान था वो 1678 में कर्नाटक का जिंजी अभियान था। और चाकन व कोंडा अभियान 1647 में किया था। कोकड़ अभियान 1657 में किया था। पुरंदर अभियान 1656 में किया था। और जावली अभियान 1654 में किया था। इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ निकाल सकते हैं कि शिवाजी द्वारा समय समय पर इतने सारे अभियान किए गए, लेकिन इनका पहला जो अभियान था वो सिंहगढ़ का किला का अभियान था, और अंतिम अभियान 1678 का कर्नाटक का जिंजी अभियान था। लेकिन यहाँ आंसर पूछ रहा है 1643, पहला 47, 57, 56, 54। देख लेते हैं यहाँ पहला अभियान कौन हुआ। तो पहला अभियान हुआ था सिंहगढ़ का किला का अभियान। दूसरा हुआ था 1647, तो 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, 1 2 1 मिनट 1 2 पहला होगा, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा, 5 और 4। ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप भी इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विचार कीजिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी भाग से धौली गंगा तथा पश्चिमी भाग से अलकनंदा नदी निकलती है। हाँ, ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पहला क्वेश्चन ये उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। और ध्यान दीजिएगा अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली गंगा, पिंडार नदी, ये सारी नदियाँ उत्तराखंड राज्य से ही निकलती है। और फूलों की जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड के चमोली में स्थित है, और चमोली के पूर्वी भाग से धौली गंगा और पश्चिमी भाग से अलकनंदा नदी बहती है। ये क्वेश्चन सही है, कथन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों आपका, भारत को आसियान आसियान देशों को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है तुजू दर्रा। हाँ, बिल्कुल सही है, तुजू दर्रा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तुजू दर्रा जो, एक मिनट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तुजू दर्रा जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत और
म्यांमार को जोड़ता है। और तुजू दर्रा अगर आप पार करके चले जाते हैं म्यांमार में, तो म्यांमार से सटा हुआ देश है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है ना, वियतनाम। इन सारे देशों के समूह को ही आसियान देश कहा जाता है। और आसियान की स्थापना 1667 में हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। इस तरह से इसका आंसर ये भी कथन सही है। आपका अगला टॉपिक कह रहा है, देखते हैं 3 नंबर, कर रहे 3 नंबर, पीर पंजाल दर्रा के समीप सोपियां शहर है जो सेबों की खेती घाटी के लिए नाम से प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल सही है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। वहाँ एक शहर है सोपिया शहर जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सेबों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी कथन सही है। इस तरह से आपका तीनों कथन सही है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मंत्री थे जिन्हें 1946 के अंतरिम सरकार एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में समान विभाग, देखिए ये वर्ड है समान विभाग, मतलब 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, उस अंतरिम सरकार में जो पद दिया गया था वही पद आज़ादी के बाद भी इन्हें दे दिया गया। ऐसे कौन कौन से इसमें मंत्री थे? ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य कृषि मंत्रालय दिया गया था, आज़ादी के बाद भी इन्हें वही पद मिला। रक्षा मंत्रालय का पद सरदार बलदेव सिंह को दिया गया था, इनको भी वही पद मिला। और श्रम मंत्रालय का जो पद दिया गया था इनको भी ये सेम पद दे दिया गया आज़ादी के बाद। इस तरह से इनका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। दोस्तों अगले क्वेश्चन का आपका टॉपिक है, कर है अधोलिखित में से किस आंदोलनकारी का नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी का ही रैयत होना चाहते हैं? ध्यान दीजिएगा। 12th में एक क्वेश्चन पूछता है रैयत का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। ये 12th का ही क्वेश्चन है। रैयत का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो रैयत का शाब्दिक अर्थ हुआ दोस्तों किसान, ठीक है, किसान हुआ। और ये जितने भी आपको नील आंदोलन, तेभागा आंदोलन, पावना आंदोलन, एका आंदोलन, ये चारों आंदोलन किसान आंदोलन है। कौन आंदोलन है? किसान आंदोलन है। और ये सारे आंदोलन में जो सबसे पहली बार और सफल रहा आंदोलन वो आपका है नील आंदोलन। कौन था? नील आंदोलन था जो सबसे सफल रहा। लेकिन जो पावना आंदोलन है, इसका तो खैर आंसर होगा पावना आंदोलन। ये किसानों द्वारा जमींदारों के खिलाफ खोला गया आंदोलन था जो 1873 से 1876 के बीच चला था। और इस आंदोलन में किसान जमींदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। उनको ऐसा किया, जमींदार अधिक से अधिक कर वसूलते थे, ठीक है, उनका शोषण करते थे, उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे। इनके विरुद्ध किया गया यह अभियान था। और उस अभियान में किसानों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी का ही रैयत चाहते हैं, होना चाहते हैं, अर्थात पावना आंदोलन जो वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। आपका अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला में है जलप्रपात, दूसरा में अवस्थिति। मतलब जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आपको लूसेंट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कुचिकल है, कुचिकल कहाँ पे? तो कुचिकल है कर्नाटक में। सोचीपारा जलप्रपात केरल में, लेसियांग मेघालय में, और बोहरी पानी जलप्रपात उड़ीसा में है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 4, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्य सूची के कितने विषय सम्मिलित थे? ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन केवल सिंगल ये पूछे समवर्ती सूची किस देश से लिया गया बाबू, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तीनों का प्रावधान किया गया था। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघ सूची में कुल 59 सब्जेक्ट थे, राज्य सूची में 54 थे, समवर्ती सूची में कुल 36 सब्जेक्ट थे। ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत तय किया गया था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट थे? तो 54 थे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघ सूची में 59 सब्जेक्ट, राज्य सूची में 54, समवर्ती सूची में कितना था? तो समवर्ती सूची में बाबू आपका जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट था
36। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है कि आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 के बाद संघ सूची में कितने विषय थे। ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ दोस्तों, तो उस समय संघ सूची में टोटल 97 विषय था। संघ सूची में 97 विषय था आपका। राज्य सूची में आपका जो विषय था वो था 66 और समवर्ती सूची में जो आपका विषय था वो था 44। कौन था? 44 था। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा संघ सूची में 97 सब्जेक्ट, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में आपका जो सब्जेक्ट था वो था 44। ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संघ सूची में टोटल 100 सब्जेक्ट है, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है ना, 52 है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सही से कर दीजिए। ठीक है, 52 सब्जेक्ट है। ये आप तीनों डाटा याद रखिएगा, तीनों डाटा एग्जाम में पूछा हुआ है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघ सूची में 59 सब्जेक्ट, राज्य सूची में 54, समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट थे। और भारत का संविधान जब लागू हुआ तो उस समय 97 संघ सूची में, 66 राज्य सूची में और 44 समवर्ती सूची में सब्जेक्ट थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वही पूछ देगा वर्तमान में तो 100, 61, 52। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो बाबू आपका अगला क्वेश्चन है विचार कीजिए। क्या है? कर है विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति याडूम की संधि के तहत की गई थी। तो हाँ, ध्यान दीजिएगा। प्रथम देखिए, जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को जीता था, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने म्यांमार और बर्मा को भी जीतने का प्रयास किया। और जीतने के क्रम में अंग्रेजों को 3 युद्ध का सामना करना पड़ा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल कौन युद्ध? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जो 1824 से 1826 में चली थी। और इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट था। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था। और इसके शासनकाल में ही यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध की जो समाप्ति हुई वो 1826 में याडूम की संधि के तहत हुई थी। ये कथन सही है। कथन 2 क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बर्मा युद्ध के तहत अंग्रेजों ने लोमार, बर्मा अथवा पेंगू को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। नहीं, गलत। तृतीय नहीं, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो 1852 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने लोमार, बर्मा और पेंगू को अंग्रेजी राज्य में क्या कर लिया? विलय कर लिया। ये कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें दिया हुआ है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा कर रहा है, देखते हैं। तीसरा कर रहा है वर्मा को अंग्रेजों ने 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। चौथा कर रहा है 1935 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल ये कथन सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ऑप्शन बी, ये दोनों 1, 3 और 4 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 गलत है। वहाँ तृतीय नहीं, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेजों ने जो 1852 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, उस युद्ध में अंग्रेजों ने लोमार वर्मा और पेंगू वर्मा को जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में उस नहर का चयन कीजिए जिसका विकास भारत के पूर्वी भाग में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये आपका समझिए भारत है और भारत का उत्तर में एक नहर है। उस नहर का नाम है सरहिंद नहर, जो पंजाब और हरियाणा में बहती है। इसको पंजाब और हरियाणा में बहती है। और इस नहर को जो जल की प्राप्ति होती है, वो जल की प्राप्ति सतलज नदी से होती है। इसको जल की प्राप्ति सतलज नदी से होती है। इस तरह से ये तो आंसर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उत्तर में स्थित है, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद है एनीकट नहर। ध्यान दीजिएगा, एनीकट नहर जो कर्नाटक के, क्या बोले, कर्नाटक के बहती हुई तमिलनाडु में प्रवेश करती है। और इसको जल की प्राप्ति बाबू कावेरी नदी से होती है। इस तरह से तमिलनाडु एक पूर्वी राज्य है। ये कथन सही है।
3 में कर है मुठा नहर, तो मुठा नहर महाराष्ट्र में बहती है, मुठी नदी से अपना जल प्राप्त करती है, ये तो नहीं होगा। चौथा कर है एडन नहर जो वेस्ट बंगाल में बहती है, कहाँ बहती है? वेस्ट बंगाल में बहती है और दामोदर नदी से अपना जल प्राप्त करती है। इस तरह से इसका कथन पूर्वी भाग पूछ रहा है ना, तो 2 और 4 हो जाएगा। कथन 2 और 4 इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन करें प्रस्तावना में भारत की जो प्रस्तावना है वो जिसको लिया गया अमेरिका के संविधान से और इसकी लैंग्वेज को लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उल्लिखित सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ है, पहली बात सुनिएगा, हमारी प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ हुआ हर व्यक्ति को समान नागरिक अधिकार प्राप्त करना, ये आपका हुआ राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ हुआ आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ये आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ हुआ किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, समान व्यवहार स्थापित किया जाए, ये हुआ सामाजिक अर्थ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में से कौन एक शामिल नहीं था? ध्यान दीजिएगा, गांधी जी द्वारा 31 जनवरी 1930 को, क्या बोले, गांधी जी द्वारा 31 जनवरी 1930 को अंग्रेजों के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी गई, लेकिन अंग्रेजों ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने कहा था हमने सिर्फ सूखी रोटी मांगी थी, वो भी नसीब नहीं हुआ। ठीक है, और इस मांग में इनका जो प्रबल समर्थक ये थे वो थे पूर्ण शराबबंदी के। ठीक है, ये इसके प्रबल समर्थक थे। राजनीतिक बंदियों को जो अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है उनकी रिहाई के लिए इनके मांग था। इसमें भू राजस्व में 50% की कटौती हो, ये भी उनकी मांग में थी। और इनका मांग एगो और मांग था, नमक कानून को समाप्त कर दिया जाए। ये 4-5 ऐसे मांग थे, लेकिन अवशिष्ट शक्ति केंद्रीय विधानमंडल में निहित किया जाए, ये उनकी मांग नहीं थी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, विचार कीजिए, लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हाँ, लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये कथन सही है। इजराइल के उत्तर पूर्वी भाग पर गोलन हाइट्स स्थित है जो सीरिया और इजराइल के मध्य विवादित है। हाँ, गोल्डन हाइट्स का संबंध सीरिया और इजराइल के सीमा रेखा को लेकर मध्य विवाद है, ये कथन सही है। किम्बरेले जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है साउथ अफ्रीका में, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, उसको कहते हैं डायमंड सिटी, ये भी कथन सही है। कर है सिनई प्रायद्वीप के पूर्व में अककाबा की खाड़ी तथा पश्चिम में सिवेज की खाड़ी स्थित है। हाँ ये बिल्कुल सही है, अर्थात इनमें से 1, 2 और 3, 4 चारों कथन सही है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसका आंसर शायद सबको पता ना चाहिए और आपको भी पता होगा, ठीक है ना। कह रहा है भारतीय संविधान में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, विचार कीजिए, अलीगढ़ योजना में 4 स्वतंत्र राज्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, हैदराबाद, हिंदुस्तान बनाने की बात की गई थी। हाँ बिल्कुल, अलीगढ़ योजना में 4 देशों की मांग की गई थी, ठीक है, हैदराबाद, बंगाल, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इसको अस्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन ये कथन सही है क्योंकि ऐसी मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन को योजना को अस्वीकार कर दिया। नहीं, मुस्लिम लीग देखिए कैबिनेट मिशन योजना जो 24 मार्च 1946 को भारत है, कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को भारत आया, इसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को सौंपा, 16 मई 1946 को सौंपा, और इस रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन ये अगस्त में नहीं, मार्च में इन्होंने इसको अस्वीकार किया था। इस तरह से इसका ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात 16 अगस्त 1946 को ही डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, ये कथन गलत है। कथन नंबर 3 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, 1940 में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से 1940 में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे।
और इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो का सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही नहीं है, केवल 1 सही है। इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा, केवल 1 सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर केवल 1 सही है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कर है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का पहचान करें। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली बाबू जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है कार्केकस पर्वत और यूराल पर्वत। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, करें 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, 99वां संविधान संशोधन जो 2014 में हुआ था, 2014 में हुआ था, वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। और 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, दल बदल से संबंधित है। और 101वां संशोधन जो 2016 में हुआ था, जीएसटी से संबंधित है। और 100वां संशोधन जो 2017 में हुआ था, वो भारत बांग्लादेश की भूमि से संबंधित है। इस तरह से चारों कथन आप याद कर लीजिएगा। खैर हम भी तो ऐसे ही पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। 99वां संविधान संशोधन जो 2014 में हुआ था, उसका संबंध कॉलेजियम व्यवस्था को हटाने से था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को रहने दिया और इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में जब दी गई चुनौती तो इसको खारिज कर दिया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे अगला क्वेश्चन आपका, 1 मिनट, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 1 मिनट टेंशन नहीं लेने लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित अंतरिम सरकार को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, पुनर्गठित अंतरिम सरकार को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे, जिसके फलस्वरूप 3 सदस्य को हटना पड़ा। वे 3 सदस्य कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई तो उस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के एक भी मेंबर शामिल नहीं थे। और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल हुआ करता था, लॉर्ड वेवेल हुआ करता था। लॉर्ड वेवेल ने लॉर्ड वेवेल के कहने पर मुस्लिम लीग के नेताओं ने अंतरिम सरकार में शामिल होने की घोषणा की और पुनः 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार को फिर से गठित किया गया और 5 मेंबर शामिल हुए, 3 को हटना पड़ा। जो 3 हट गए थे कांग्रेसी मेंबर, वो सैयद अली जहीर थे, शरत चंद्र बोरा थे, सर सफ़ात अहमद खां थे। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5 मुस्लिम लीग के मेंबर शामिल हुए, 3 कांग्रेसी अध्यक्ष हट गए, कांग्रेसी मेंबर हट गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र CIFOR का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, ये इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के बागौर में है। कहाँ पे, इंडोनेशिया के बागौर में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, मेनका गांधी 1987 का संबंध किससे, ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी का बाबू 2 बेटा, राजीव गांधी, संजय गांधी, ठीक है। राजीव गांधी के ही एक पत्नी थी जिसका नाम था मेनका गांधी। मेनका गांधी एक समय विदेश जा रही थी तो उसके पासपोर्ट को इंदिरा गांधी ने जब्त कर लिया और मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में उस पासपोर्ट को लेकर मौलिक अधिकारों से संबंधित चुनौती दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ, अर्थात यह मौलिक अधिकार है। इस तरह से 19 नंबर आंसर का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, अधोलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष लाला हरदयाल थे। नहीं, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष शोभा, ये तो बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। शोभा मन कुछ ऐसे, ठीक है ना, मतलब ये नहीं थे, शोभा मन कुछ ऐसे करके थे, जिनका पूरा नाम हमको भी नहीं पता है, सोहन सिंह, ठीक है ना, ये नाम था शायद उनका, सोहन सिंह, ठीक है। कांग्रेस के बिल्कुल नहीं। गदर पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह थे। कौन थे,
सोहन सिंह थे। यहाँ दिया हुआ लाला हरदयाल, ये कथन गलत है। बाकी तीनों कथन सही है। यूनाइटेड इंडिया हाउस अमेरिका के संस्थापक तारकनाथ दास और GD कुमार थे, ये बिल्कुल सही है। सर्कुलर ए आज़ादी के अध्यक्ष रामनाथ बुरी थे, सही है। भारतीय स्वतंत्रता समिति के संस्थापक लाला हरदयाल थे, कथन सही है। चलिए दोस्तों, अब बाकी क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, लेकिन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर कर 21, पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के तंत्र की खोज किसने किया था? तो आर्थर होम्स ने किया था। पृथ्वी के कुल 3 भाग, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो मेंटल भाग में संवहन धाराओं की खोज, तंत्र की खोज आर्थर होम्स ने किया था, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पुट्टास्वामी मामले का संबंध किससे? ध्यान दीजिएगा। पुट्टास्वामी मामला 2017 में आया था और 2017 से पहले निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था। 2017 के बाद पुट्टास्वामी के मामला को सुप्रीम कोर्ट ने देखा और राइट टू प्राइवेसी, आप बंद कमरे में क्या कर रहे हैं ये किसी को जानने का अधिकार नहीं, उसको बोलते राइट टू प्राइवेसी और निजता का अधिकार का संबंध पुट्टास्वामी मामले से है। इस तरह से 22 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संबंध में विचार कर सही कथन का चयन करें। तनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्विकृत नहीं है। हाँ, यहाँ एक भी किले का कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का है, धौलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा हुआ था। हाँ, सामान्यतः हड़प्पा नगर 2 स्तरीय था, लेकिन धौलावीरा 3 नगर में बटा हुआ था, 3 इकाई में बटा हुआ था। और धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, ध्यान दीजिएगा। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। लोथल से 3 युगित समाधि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। हाँ, ये भी सही, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24, कोयला क्षेत्र और अवस्थिति, ध्यान दीजिएगा। कोयला क्षेत्र वर्धा घाटी गोदावरी में है। चंद्रपुरा आपका कहाँ है? चंद्रपुरा कहाँ है? 24 इसका तो पता नहीं है, ठीक है। चंद्रपुरा वर्धा घाटी गोदावरी नदी में है। चंद्रपुरा दामोदर नदी में है। विश्रामपुर महानदी में है। सिंगरौली सोन नदी में है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का बी होगा। क्या होगा? 24 का बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बार इसको याद कर लीजिएगा। खैर हमको 2 गो याद था, ठीक है ना, हमको 2 याद था, बाकी हमको इसको टच कर लिए, ठीक है। 4 और 2 याद था, हम इसको बना लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, निम्नलिखित में से कितने ऐसे PM हुए जो पहले PM बनने से पूर्व क्या थे? CM के पद लिए हुए थे? तो 6 थे। टोटल कितने थे? 6 थे। बाकी दोस्तों 25 क्वेश्चन और है, ठीक है। हम नहीं चाहते वीडियो लंबा हो, बाकी वीडियो कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।